नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता एवं परपोषी अन्य सभी जीवों के लिए अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होता है। जीव अपने उत्तरजीवी के लिए अपनी जीव ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खातिर भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं तथा कोषों परपोषी यानी हेट्रोपैथ एवं भक्ष भक्ष्यपोषी यानी पैथोजन अथवा उपभोक्ता कंज्यूमर कहलाता है। उपभोक्ता जंतु जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, कीट जैसे ग्रासहोपर, टिड्डा आदि पौधे पादप जो है खाते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शाकभक्षी शाकभक्षी कहलाते हैं। कहता है जो जीव अपने शाकभक्षी को खाता है और जिसे ग्रास होपर खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे ऐसे जंतु जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता शाकभक्षी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता जिससे मांसभक्षी होते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। अवघटक तथा मृतपोषी तथा विघटन अवघटक तथा मृतपोषी तथा विघटक उपभोक्ता दोनों ही अपने जीवन चक्र को पूरा करने मर जाते हैं तथा कहता जनसंख्या की नई पीढ़ी विकसित हो जाती है। आप सोचते होंगे कि मृत कहता है आप सोचते होंगे कि नहीं मृत जीव क्या होता है और पारिस्थितिक तंत्र की मृत जीवी में कार्बनिक तत्व का सतत खंडन अथवा अपघटन होता है। पदार्थ का नियंत्रण चक्रण होता है। यह जीवाणु जो सूक्ष्म जीव तथा कुछ कवक पदार्थ का अपघटन और पुनर्चक्रण के उत्तरदायी होता है। वे जीवन का अपघटन डिकम्पोजर अथवा मृतपोषी यानी एस्केपेटर्स अथवा विघटन कहलाते हैं। अधिकांश मृतपोषी सूक्ष्म जीव सभी परपोषी होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। जैसे कि पहला जो होता है सूर्य के ताप से क्या बनाते हैं पौधे, उसके बाद पौधे क्या करते हैं उपभोक्ता, जैसे कि टिड्डा हो गया और ये सब क्या है प्रथम उपभोक्ता हो गया। दूसरा हो गया आपका जैसे टिड्डा को खाता है मेढक, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और मेढक जो केंचुआ को खाता है वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। चौथा उपभोक्ता हो गया जैसे कि सांप हो गया, चील हो गया, ये सब चौथा उपभोक्ता हो गया। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। कहता है जैविक स्तर पर जो जैविक एवं पौष्टिक स्तर कहता है जब अब हम जान गए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक विकृतीय इकाई माना जाता है। इसमें जटिल प्राकृतिक समुदाय अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा एक दो या तीन चरणों में प्राप्त करता है। इसके अनुसार ये चरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पोषी एवं ट्रॉफ पोषण स्तर अथवा अपहार आहार स्तर कहलाता है। जैसे कि पोषी स्तर का तात्पर्य होता है श्रृंखला यानी फूड चेन यानी पारिस्थितिक पिरामिड के स्थान पर अथवा स्तर के प्रत्येक स्तर जीवों के लिए समूह एवं निर्मित होता है। इनकी समान आहार पद्धति होती है और पोषी स्तर की संख्याकरण किसी जीव के भोजन अथवा ऊर्जा स्रोत यानी उत्पादन में उनकी चरणों अथवा स्तरों की संख्या के अनुसार किया जाता है। आहार श्रृंखला पोषी स्तर से आरंभ होती है और पोषी स्तर पारिस्थितिक पिरामिड के आधार भी होता है। पोषी स्तर वन प्राथमिक उत्पादक है। इन्हें स्वपोषी कहते हैं। जिससे किसी आहार श्रृंखला अब या पिरामिड के अलग पोषी स्तर या पोषी स्तर टू होते हैं जिसमें से पाए जाने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता अथवा परपोषी या शाकभक्षी कहलाते हैं। परपोषी स्तर जो है तृतीय एवं चतुर्थ एवं पश्चिमी उपभोक्ता कहलाते हैं। कहता है नीचे की पारिस्थितिक तंत्र में पाए जा सकने वाले पोषी स्तर का अनुमति एवं संख्या विभिन्न पोषी स्तर पर पाए जाने वाले जीवों समूह एवं प्रकारों को दिया गया है। कहता है जैसे पोषी स्तर वन शाकभक्षी। पोषी स्तर क्या कहलाता है स्वपोषी। वह जो पहला नंबर का होता है वो क्या होता है स्वपोषी होता है। जो दूसरा उपभोक्ता होता है वो क्या होता है शाकभक्षी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं खा लेते हैं। जिससे ये परपोषी हो जाते हैं। उसके बाद मांसभक्षी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो कि द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं परपोषी होते हैं। मांसा
भक्षी मांस भक्षी जो है तृतीय को भक्त आते हैं पोषी स्तर पर उसे, और शीर्ष चतुर्थ पोषी स्तर के इस प्रकार से 5 पोषी स्तर तक होता है। इस आहार से उत्पन्न में प्रोस्ते उत्पादन एवं पोषी स्तर के चित्रण यह सदैव निचले स्तर को शाकभक्षी एवं मांसभक्षी पर पोषी प्रभावित होते हैं। यह कमी विपरीत दिशाओं में प्रभावित नहीं होती। यह प्रत्येक पोषी स्तर के कुछ ऊर्जा एवं अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त ताप और के रूप में हानि होता है, जिससे ऊर्जा का स्तर पहले पोषी स्तर के ऊपर जाने के काम हो जाता है। कहता है इसके फलस्वरूप अक्सर 4 या 5 पोषी स्तर होते हैं। इसमें बहुत कम ही 6 से अधिक होते हैं, क्योंकि वो उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं किसी जीव के द्वारा उपयोग बच रही जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम उपभोक्ता जो होता है क्या होता है घाट यानी क्या होता है स्वपोषी होता है, या पादक लवंग जो होता है ये क्या होता है अपने आप यानी स्वपोषी होता है। लेकिन जैसे ही टिड्डा हो गया आपका जीव फलक हो गया, ये टिड्डा घास को खाता है, उसके बाद ये जैसे जीव फलक इसको पादप फलक को खाता है। उसके बाद सेकेंड स्तरीय जो होता है मेढक हो गया, और चतुर्थ स्तरीय जो हो गया आपका सर्प हो गया, और पांचवें अर्थ से चील हो गया। उसी तरह से नदियों में जो होता है पादप जो कि नीचे सबसे होता है, उसके बाद उसके जीव फलक होता है, उसके बाद छोटी मछलियाँ उसको खाते हैं, उसके बाद बड़ी मछलियाँ, उसके बाद शार्क इसे समुद्र में हो सकता है। तो थलीय और जलीय पर्यावरण का आहार श्रृंखला कहता है जब पिछले अनुभाग में हम दिए गए पारिस्थितिक तंत्र एवं जीव भोजन अथवा उसी स्तर का संबंधित होते हैं, तो यानी जीव दूसरे भोजन बन जाते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र एवं खाद्य ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर को खाए जाने में पुनरावृत्ति एवं प्रक्रिया का द्वारा स्थानांतरित आहार श्रृंखला कहलाता है। अतः आहार श्रृंखला के जीवों एवं कार्यों को ऐसे रेखीय क्रम के रूप में प्रभावित किया जाता है कहता है जिसमें कोई जीव अलग जीवन के लिए भोजन बन जाता है। कहता है इसमें चित्र 3 में दर्शाया गया उपभोक्ता जो है तत्व पोषी ऊर्जा के दिशा में गति को प्रदर्शित करता है। पोषी स्तर का समान उसीकरण से आहार श्रृंखला में भी चार या 5 कड़ियों से इसके चरण होते हैं। आहार श्रृंखला के प्रकार प्राकृतिक में मुख्यतः 3 प्रकार के आहार श्रृंखला होता है। चराई आहार श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन इस प्रकार के आहार श्रृंखला में उपभोक्ता शाकभक्षी होते हैं जो पादप भागों को उपभोग एवं भोजन के लिए करते हैं। चराई उपभोक्ता यह आहार श्रृंखला हरे पादप से प्रारंभ होती है। इस आहार प्रकार की आहार श्रृंखला उदाहरण के लिए नीचे दिए गए हैं। ग्रास होपर घास खाता है, मेढक ग्रास होपर को खाता है, और सर्प जो है मेढक को खाता है, सर्प चील को खाता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं। कहता है ओथेल सागर जीव एवं समुदाय में लगभग 30% होता है। कहता है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। कहता है अपर्दन टेस्ट यानी आहार श्रृंखला द्वितीय जो होता है डिस्ट्रीब्यूट फूड चेन यानी आहार श्रृंखला जंतु पादप एवं कार्य एवं मृत कार्बनिक अपभक्षी एवं अपर्दन खाने के जीव तक जाती है। उन्हें अपर्दक भक्षी डिप्रिट कहते हैं। अपघटन कहलाता है। इनके बाद भी शकभक्षी एवं परभक्षी तक जाती है। अपर्दन डेक्सेंस एवं निहित ऊर्जा का आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्रोत की भांति करती है। इस प्रकार आहार श्रृंखला का उदाहरण नीचे दिया गया है। 74 लीटर खाद्य एवं श्रृंखल कीट के छोटे मोटे का आहार श्रृंखला वह मृत कार्बनिक एवं सूक्ष्म जीव जो अपर्दन एवं डिस्टिक खाने वाले जीव होते हैं, जैसे कि अपर्दक कहलाते हैं। उसके बाद प्राथमिक अपर्दक द्वितीय अपर्दक इस प्रकार से हम देख सकते हैं चित्रों में। दोस्तों आज का था परजीवी आहार श्रृंखला प्रैक्टिस प्रैक्टिस फूड चेन इस प्रकार की आहार श्रृंखला हरे पादप एवं आरंभ होती है एवं जीवियों अथवा शकभक्षियों तक जाती है जिनको परजीवी खाते हैं, और परजीवी आहार श्रृंखला के अंत में परजीवी जीवों होते हैं। कहता है उदाहरण के लिए जो परभक्षी एवं विपरीत परपोषी को मारते हैं उन्हें ऐसी आहार श्रृंखला का उदाहरण नीचे दिए गए हैं। कहता है जीब्रा हो गया, सूत्रकृषि हो गया, मृत कोशी हो गया, जीवाणु हो गया। एक कहता है प्राकृतिक आहार श्रृंखला विभिन्न
बिंदुओं में परस्पर जुड़ी होती है। आहार श्रृंखला फूड वेब के रूप में लेती है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के कार्य कटाय पदार्थ के चक्रण की ऊर्जा, गति ऊर्जा की प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र के कार्य की संरचना के लिए अनिवार्य होता है। इस पारिस्थितिक तंत्र के पदार्थ का चक्रण ऊर्जा एवं उपयोग की प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र के मौलिक कार्यों का उदाहरण करती है। कहता पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का चक्रण नहीं करता है, क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रवाह एक प्रवाह जो है दिशात्मक होता है। इसी कारण जो है पारिस्थितिक तंत्र अपने कार्य एवं संरचना को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता की ऊर्जा का सतत अंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। यह सौर ऊर्जा द्वारा प्रदान की जाती है। इस कारण पारिस्थितिक तंत्र मुक्त तंत्र एवं ओपन सिस्टम है, जिसे नियंत्रण जारी रहने के लिए सूर्य से ऊर्जा के नोट अंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। सूर्य के बगैर हमारा पृथ्वी मंडल जो है जल्दी से ऊर्जा कम हो जाती है और वह ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि उत्पादन जैसे अपने आप जानते हैं कि स्वपोषी होता है और पोषक तथा गौण ऊर्जा का उपयोग करके पोषक खाद्य पदार्थ को रूपांतरित कर देता है और उनके शरीर में भंडारित रहता है। सभी खाद्य पदार्थ पोषक एवं उनके जिनको हम अथवा अन्य जंतु उपभोग करते हैं तथा प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे उत्पादक से प्राप्त किया जाता है। इसके फलस्वरूप से विभिन्न विभिन्न जीवों से होकर उन्हें अंतरिक्ष ऊर्जा में सतत प्रवाह बना रहता है। कथा ऊर्जा या पोषण का प्रभाव एवं पोषण का परिसंचरण भी सम्मिलित है, जिसमें से मूल अकार्बनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ अल्प मात्रा में सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम भी सम्मिलित है पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जल कार्बोनेट, फास्फोरस जैसे यौगिक के कुछ अन्य या भी सजीवों का भाग बनते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने के लिए यह अनिवार्य है कि उसमें ऊर्जा का प्रवाह एवं पदार्थ का चक्रण सतत रूप से होता है। कहता है इस कथन का समझाइए। हमारे ग्रह के लिए ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। कहता है सही उत्तर निशान लगाए। ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में है प्रवेश करती है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अवरोधक। कहता है ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में देश में प्रवेश करती है। ऊर्जा किस में प्रवेश करती है? उत्पादक में प्रवेश करती है। देख सकते हैं दोस्तों। कहता है पोषक चक्र क्या आता है? कहता है पोषक चक्र जब सभी सजीव जगत की पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का प्रभाव पोषक चक्रण पर निर्भर करता है। ये दोनों उन जीवों में प्रचुरता एवं अपव्यय दर की जिस पर वह जीते हैं और पारिस्थितिक तंत्र एवं जटिल प्रभावित करते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अतः तंत्र या उपयोगी के संदर्भ में ताप के रूप में समाप्त नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित काल के बारंबार एवं पुनर्चक्रित होते हैं। वे पोषण जिनकी आवश्यकता जीवों की बड़ी मात्रा में होती है वह बृहद पोषक एवं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जबकि उनकी आवश्यकता जो है अल्प या कम मात्रा में होता है। सूक्ष्म पोषक एवं तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले 100 से अधिक रसायन जो है 40 सजीवों में पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्व एवं यौगिक के रूप में हमारे शरीर में लगभग 97% पाए जाते हैं। द्रव्यमान के घटक बनते हैं। सभी सजीवों में द्रव्यमान का घटक 95% से अधिक है। कथा इस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त 15 से 25 के अन्य तत्व पादप में जंतुओं में उत्तरजीवित और अच्छी स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व अन्य खनिज सदैव जो है चक्रण करते हैं तथा पारिस्थितिक तंत्र एवं निर्जीव सजीव और पुनः निर्जीव घटकों के लिए चक्रीय रूप में घूमते रहते हैं। कहता है जैव पूरक एवं रासायनिक बायोकेमिकल चक्रण कहलाता है। और जैसे जैव मानव एवं सजीव यानी वायुमंडल मूल रूप से दो प्रकार से चक्रण, गैसीय चक्रण यानी न्यूक्लियर साइकिल जिसमें भंडार वायुमंडल जलमंडल होते हैं, अवसादी चक्र यानी सेडिमेंट्री साइकिल कहता है जिनमें भंडार के स्थल एवं भूपट होते हैं। कहता है गैसीय चक्र। आइए हम पहले कुछ महत्वपूर्ण गैसीय चक्रों का अध्ययन करते हैं और जल के कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चक्र हैं।
जल चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स कहता है जब जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ से एक है। औसतन किसी भी जीव को दो देह भार एवं 70% भाग जल होता है। यह कहता है यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक है जो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का निर्धारण करता है। अन्य सभी तत्व चक्रण के जल का निर्वहन करता है क्योंकि यह विभिन्न चरणों में परिवहन एवं साधन प्रदान करता है। जीव द्वारा उनके अंतर्ग्रहण एवं विनिमय माध्यम से भी कार्य करता है। जल जो है पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% भाग से घिरे हैं। ये तालों, नदियों और महासागरों में पाए जाते हैं। तलों, नदियों और महासागरों में पाए जाते हैं 70% जल। कहता है सिर्फ हम महासागरों और पृथ्वी में उपस्थित जल का कुल 97% भाग निहित है। यानी कि आपका कुल महासागर यानी समुद्र जो है, समुद्रों में लगभग 97% जल का भाग जो है, कुल जल का भाग 97 है निहित है। शेष अधिकांश ध्रुवीय हिम एवं ग्लेशियर हिमकृत एवं 1% से कम जल नदियों एवं तलों एवं जलभरों एवं एक्वाफायर या मीठे जल के रूप में उपस्थित है। फिर भी पृथ्वी के कुल जल का नगण्य भाग सभी प्रकार के जलीय एवं जलीय जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भूमि जल एवं भूमिगत आपूर्ति भी है। सतह एवं निकट मृदा एवं विलुप्त मात्रा में जल का भंडार का कार्य करता है। देख सकते हैं पृथ्वी तथा जल महासागरों की भूमि वायुमंडल द्वारा गति करते हैं और चक्रण करते हैं। कहते हैं महासागरों का जल वायुमंडल में वाष्पन के द्वारा जाता है। कहता है वायुमंडल से जल वर्षा अथवा हिम के रूप में वर्षक द्वारा महासागरों और भूमि पर आता है और वर्ष की पिघली हिम का जल भूमि या वह जल के द्वारा सरिता और नदियों को से और उपसतही भूजल से महासागरों में जाता है अथवा वाष्पन द्वारा भूमि से आपदा एवं वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन पादप पंक्तियों में जल का वाष्पन के द्वारा वापस वायुमंडल में चले जाते हैं। यह चक्र ऊर्जा एवं द्वारा संचालित होता है। इसमें से समस्त ऊर्जा का लगभग एक तिहाई ऊर्जा का लगभग 10 गुना 10⁻20 ग्राम जल का एक कुल लगभग 0.004% होता है। चक्रण एवं अभिमंडित स्पीड कहाँ हो जाता है। इस समय चक्रण घूमती है और पृथ्वी का शेष जल, जैसे आप जानते हैं कि शीतल भंडार ग्लेशियर के रूप में हिम के रूप में बद्ध है। इस प्रकार जैसे आप जानते हैं कि सतत जल चक्रण का निर्भर करता है कि लेकिन मानवीय क्रियाकलाप में वायुमंडल को हम इस हद तक प्रदूषित करके पर्यावरण की क्षति पहुंचाए जा रहे हैं और वर्षा पैटर्न एवं परिवर्तन हो रहा है। और कहता है यह बदलाव लंबी अवधि तक सूखे को जो आप अफ्रीका देशों में अब तक वर्षों तक जारी रहता है और दूसरी तरफ यूएसए और भारत जैसे विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से वर्षण एवं वाष्प कहता है अफवाह। इस प्रकार से ये जो है कार्बन चक्र क्या होता है। कार्बन चक्र जो होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र की वायुमंडल एक अद्वितीय, जैसे कि अच्छी तरह से हम जानते हैं कि कार्बन का वह तत्व है जिसमें समस्त कार्बनिक पदार्थ एवं कोयला, तेल, डीएनए और डाइलेक्ट्रिक अम्ल यौगिक आनुवंशिक सूचना का वहन करता है, स्थिर रखता है। कार्बनिक जैसे बगैर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यह पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषित एवं कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन के लिए अनिवार्य है। पादप इस प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल के सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कहते हैं सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो है वायुमंडल ऑक्सीजन मुक्त करता है। कार्बन सभी जीवों की इकाई, प्रोटीन घटक एवं जीवों की प्लाज्मा झिल्ली बनाते हैं। कार्बन महासागरों, वायुमंडल एवं चट्टानों में भी भाग है। चूँकि पृथ्वी का गतिक स्थान है और कार्बनिक स्थिरता नहीं बल्कि निरंतर गतिशील रहती है। कार्बन चक्र में कार्बन का 2.10 एवं कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थ के रूप में सह सकती है। अधिकांश कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बनिक एवं हाइड्रोजन अकार्बोनेट एवं के रूप में पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक
बद्ध एवं कार्बनिक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक, जैविक एवं घटकों दोनों घटक पाए जाते हैं। यह जीवित अथवा मृत जीवों एवं जीवाश्म ईंधन के सेलों के अल्प एवं निक्षेपों में जल के विलय एवं अथवा वायुमंडल में विस्तारित पाया जाता है, जबकि कार्बनिक और अकार्बनिक रूपों से बीच सतह की दो तरफ कार्बनिक का प्रवाह होता रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ वायुमंडल के जीव और दूसरी तरफ वायुमंडल महासागरों के बीच होते हैं। कहता है विनिमय विनिमय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पर आधारित होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की CO2 वायुमंडलीय के तुलना में 50 गुना अधिक CO2 होती है। ये प्रमुख कार्बन भंडार का सिंक के कार्य करते हैं और इस प्रकार वायुमंडलीय चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री प्रजाति भी प्रकाश संश्लेषण के कुछ समय कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। वायुमंडल भंडार में कार्बन के हरे पाद में पाए जाते हैं और फिर जंतुओं का अंत में, जिनमें आहार श्रृंखला विभिन्न कोशीय स्तर पर श्वसन की प्रक्रिया द्वारा सीधे वायुमंडल में जाता है अथवा वायुमंडल जीवाणु, कवक एवं अन्य सूक्ष्म जीव, उत्सर्जी एवं अपशिष्ट जीवों के लिए मृत्यु के बाद उनकी काया का अपघटन वापस से वायुमंडल में प्रवेश हो जाता है। तो कार्बन चक्र वायुमंडलीय CO2 के स्तर को प्रकाश संश्लेषी अंतर्ग्रहण एवं बावजूद 0.0032 बनाए रखता है। सामान्य क्रम में कार्बन का पर्यावरण उनकी इतनी तेजी से वापस पहुंच जाती है जितनी तेजी से निकलता है। कार्बन चक्र सुनिश्चित करता है कि वायुमंडल में CO2 सक्रिय स्तर पर बने रहे। यह स्तर फिर जीवन में रहने के लिए तापमान का अनुकूल करता है। अधिक कार्बन चक्र अत्यधिक कार्बनिक निमुक्त हो जाती है तो वायुमंडल ठंडा हो जाएगा और यह वायुमंडल अत्यधिक कार्बन मिल जाए तो तापमान गर्म हो जाएगा। कहता है भूमंडलीय कार्बन चक्र। कुछ कार्बन दीर्घकालीन चक्र में प्रवेश कर जाती है जिससे भूमंडलीय कार्बन चक्र कहते हैं। इस चक्र में कार्बनिक यौगिक एवं कार्बनिक तत्व के रूप में दलदले पीटों का पड़ते हैं और कहता है भूरभूमि एवं मोरोलैंड के अथवा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट जैसे घुलनशील कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट CaCO3 के रूप में विभिन्न समुद्री एवं शिपिंग एवं जल तंत्र के रूप में तलीय अवसादों के संचित हो जाते हैं। अवसादित कार्बन एवं अंततः अवशासित सेलों जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, परिवर्तन कर अन्य गहरे महासागरों में से ये जो है कार्बन लाखों वर्षों तक दबा रह सकता है और कई वैज्ञानिक इन गति शैली को भी समुद्र तक ऊपर नहीं ले आए। कहता है यह अपरदन द्वारा अपराजित होकर कार्बन ऊपर रहते हैं और सेल इस प्रकार हम देखते हैं। कहता है ये सेल अपरदन अब अधपतित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बोनेट शरीर में नदियों के निमुक्त कर देती है। कठोर जल एवं समांतर कभी न कभी चूना पत्थर एवं प्रभावित होता है। इन कार्बोनेट एवं ग्रहण कर लेता है। ये तो जल के उबलेपन पर पात्र एवं फर के रूप में जगह हो जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कार्बन चक्र के भाग हैं और कार्बन यौगिक के उनके वर्षों के बाद निर्मुक्त हो सकता है। यह जीवाश्म ईंधन कार्बनिक यौगिक के अपघटित होने से पहले दाबे गए फिर उस समय भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा ठोस अथवा द्रव कार्बोहाइड्रेट ईंधन रूपांतरित हो सकता है। जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो उसमें भंडारित कार्बन CO2 2.10 के वापस वायुमंडल निमुक्त हो जाता है। वर्तमान में भूमंडलीय कार्बन चक्र वायुमंडल का CO2 से अधिक सांद्रता दिखती है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली जलवायु में परिवर्तन को हम देख सकते हैं। वर्तमान में पर्यावरण समस्या का अग्रणी विकास सम्मान कर रहा है। कहता है इस प्रकार देख सकते हैं वायुमंडलीय कार्बन पादपों के किस तरह से यहाँ पे संघनन कार्बन चक्र बनाता है या फिर कार्बन चक्र जैसे कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज से कार्बन निकलता है। पेड़ पौधे जो हैं कार्बन छोड़ते हैं, मानव जो है सांस के रूप में कार्बन छोड़ते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कार से निकलता है जैसे कि यहाँ देखा गया है इस फिगर में। कहता है मृदा से भी
कुछ कार्बन निकलते हैं, यानी मिट्टी से भी कुछ कार्बन देते हैं, जैसे कि जी तो 1400 GT देते हैं। अस्थायी तुषार यानी 1400 GT। जीवाश्म से भी कार्बन निकलते हैं, जो कि लगभग 38,000 GT निकलते हैं। महासागरीय से 38,000 GT, चट्टान से 19 मिलियन GT प्रति वर्ष निकलते हैं कार्बन। कहता है इस तरह से जो है जीवाश्म के रूप में जो है इंडस्ट्रीज के कारण 6 GT प्रति वर्ष उत्पादित होता है। इस प्रकार महासागरों में 19 GT प्रति वर्ष होता है। तो ये प्रकार से कार्बन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में बन रहा है। तो वो कहता है नाइट्रोजन एवं प्रोटीन एक महत्वपूर्ण घटक है, जो सजीवों के ऊतक के निर्माण में कार्य करता है। प्रोटीन के भरनों अनुसार 16% भाग जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन के अंततः जो है अपर्तिक है, लेकिन इनके तात्कालिक प्रकार जो है अधिकांश जो है सजीव द्वारा सीधे यानी यह पादप द्वारा ग्रहण किए जाने से पहले अमोनिया नाइट्रोजन और नाइट्रेट में परिवर्तन होती है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन यौगिकरण तीन भिन्न तरीकों से होता है। कहता है कुछ मृतजीवी जीवाणुओं और नील रहित हरित शैवाल जैसे कि अमीबा एवं रिपल्स स्पिरिट का सहजीवी कोशिकाओं जैसे राइजोबियम एवं के द्वारा मनुष्य द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया एवं उर्वरक कारखानों का प्रयोग में कुछ मात्रा में बिजली कड़कने एवं गरजने जैसी वायुमंडलीय घटनाओं से, जैसे कि चित्र 2.1 में देख सकते हैं, 11 में देखते हैं। नाइट्रोजन किसी भी समय भिन्न खंडों एवं अथवा पुलों के बीच बंध करते रहती है। वायुमंडलीय मृदा जो जल के जीवित जीवों में बार बार होने वाले गरज एवं वायुमंडल की गैसीय नाइट्रोजन एवं अमोनिया के नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देती है, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर, फिर मृदा के रूप में, पादपों के रूप में पहुंच जाते हैं। यद्यपि महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म जीव जलीय मंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया एवं आयनों का जो है NH4 एक यौगिकीकृत के रक्षक होते हैं, जो कि जो है मुक्त जीवी नाइट्रोजन जीवाणु जैसे वायुजीवी एवं एजोटैबैक्टर कहलाता है, जो वेक्टर कहलाता है, जीवाई कोलेडोक्ट्रम कहलाता है। यह सहजीवी नाइट्रीकरण एवं जलवायु जो कि फलीदार पादपों के मूल ग्रंथिकाओं में रहता है। उदाहरण के लिए राइजोबियम तथा नील हरित शैवाल, उदाहरण के लिए एनबीना एवं रहस्यूपाला सम्मिलित है। कहता है अमोनिया आयनों के लिए कुछ पादप द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नाइट्रोजन का स्रोत के रूप में है ग्रहण किया जा सकता है, अथवा स्वीकृत जीवाणुओं के दो समूह एवं नाइट्रोजन अथवा नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। नाइट्रोसोमनास एवं जीवाणु अमोनिया एवं नाइट्रेट के रूपांतरित करते हैं। नाइट्रेट फिर जीवाणुओं को नाइट्रोजन के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। मृदा जीवाणु संश्लेषित नाइट्रोजन पादप के रूप में एमिनो अम्ल के परिवर्तन कर देता है। प्रोटीन जो है निर्माण इकाइयों में पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन अमोनिया वापस दी जाती है, और महासागरों जैसे कुछ विशेष मीट्रिकरण उदाहरण हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं नाइट्रो तत्व जो है नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में चले जाते हैं और ये पूरे चक्र हो जाता है। नाइट्रोजन चक्र जो है मानवीय हस्तक्षेप में नाइट्रोजन का प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में है बन गई। इससे नाइट्रोजन की संतुलन बिगड़ सकता है। इस प्रकार देख सकते हैं हम। कहता है वायुजन्य N2 नाइट्रोजन, कहता है किस प्रकार के नाइट्रोजन इसमें अपघटित होता है। कहता है जिस प्रकार पौधे क्या करते हैं, देखिए मिट्टी में क्या रहता है, नाइट्रोजन यौगिक मृदा होता है, यानी मिट्टी जो होता है नाइट्रोजन युक्त होता है, यानी उसमें अमोनिया NH3 मिलाया जाता है तथा नाइट्रोकरण होता है, और उसके बाद वो क्या होता है नाइट्रिक जीवाणु के रूप में वो ऊपर की ओर आता है, नाइट्रेस बनाता है, और संविकृत पादप जो है वो ऊपर आता है और फिर वो नाइट्रोजन छोड़ता है। इस प्रकार से ये जो है प्रक्रिया चलते रहता है। अगर कोई जीव जंतु मरते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, नाइट्रेट की जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं वहाँ पे।
अपसादित चक्र क्या होते हैं? अपसादित चक्र फास्फोरस, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम अपसादित चक्र यानी माध्यम से परिसंचित मैग्नीशियम जो होता है सल्फर के कुछ हद मध्यवर्ती, क्योंकि इसमें से दो यौगिक हाइड्रोजन और सल्फर H2SO4 H2S हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड H2O सामान्यतः रूप से अपसादित चक्र में गैसीय चक्र मिलते हैं। अपसादित चक्र में सम्मिलित तत्व सम्मिलित वायुमंडल से होकर चक्र नहीं करता है, लेकिन प्रवाह एवं मूल पैटर्न के अपरदन एवं अपसादन पर्वत एवं निर्मल एवं ज्वालामुखीय क्रिया के समुद्री पक्षियों उत्सर्जी एवं तत्व द्वारा जैविक परिवहन अपनाते हैं। सल्फर चक्र वायु एवं जल भूपट जीव संबंध एवं प्रदर्शित रहने करने का अच्छा उदाहरण, अतः इसका संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है। कहता है सल्फर चक्र जो है, सल्फर चक्र गैसीय प्रवास्था आंतरिक एवं अतिरिक्त अवसादी होता है। कहता है जैसे कि पहले बताया गया है कि बड़ा बड़ा सल्फर यानी भंडार मुद्रा में अवसादी में निहित होता है, निहित है। कहता है यहाँ यहाँ ये कार्बनिक एवं कोयला तेल और पीट अथवा तथा अकार्बनिक व पैराइट सेल असल्फर सल्फर के निष्पक्षों एवं सल्फेट एवं सल्फाइडों को अकार्बनिक सल्फर के रूप में यह सेलों के अपक्षय एवं अपरदनी एवं वजहाल एवं कार्बनिक जो है कार्बनिक एवं जीवाणुओं को कवक अपघटन निर्मुक्त होकर तलीय एवं जलीय पारिस्थितिक तंत्र को लवण विलयन में ले जाया कर जाता है। कहता है अल्प मात्राओं में जीव मंडल में पाया जाता है, अतः एक छोटी सी रिवर्जियर भंडार होते हैं तथा सल्फर वायुमंडल के अनेक स्रोत ज्वालामुखी के फटने एवं जीवाश्म ईंधन के दहन महासागरों की सतह एवं अपघटन द्वारा निर्मुक्त होती है, जिससे गैस में प्रवेश होता है। वायुमंडलीय हाइड्रोजन सल्फाइड एवं हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं ऑक्सीकृत हो जाता है। कहता है वायुमंडल में SO2 निर्बल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं वाष्पीकृत वर्षा जल के घुलकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पादप द्वारा सल्फर को सल्फेट H2SO4 के रूप में ग्रहण किया जाता है। कहता है स्वपची उत्तक प्रोटीन एवं उपक्षय क्रियाओं के द्वारा सल्फर धारण करने वाला एमिनो अम्ल एवं प्रसमावित होता है लिए गए फिर सल्फर चतुराई आहार श्रृंखला में चले जाते हैं। जीवित जीवों में सल्फर मृदा आपस के रूप में झीलों तालाबों झीलों में आ जाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में कहता है जिस प्रकार वायुमंडल में सल्फर क्या क्या होता है परत है, उसके बाद जैसे वो क्या होते हैं नीचे आते हैं बारिश के रूप में, और फिर क्या होते हैं वो फिर जो है पौधे में आते हैं, फिर वो फिर बारिश के रूप में ये चक्रण चलते रहता है। कहता है अपसादी सल्फर इस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्र का योगदान है? तो कार्बन चक्र में जो है योगदान देता है, तो ये जो है आपका सबसे पहले कौन योगदान देता है? आपका श्वसन, यानी कि सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जीवाश्म ईंधन, प्रकाश संश्लेषण यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी सही आंसर है, यानी कि इसमें भी दिया भी गया है देख सकते हैं। श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया और यानी कि तीनों हो गया। कहता है जीव मंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार है, तो जीव मंडल में दोस्तों देख सकते हैं जीव मंडल में सबसे प्रमुख भंडार क्या है? तो ये है आपका महासागरों में। जीव मंडल का प्रमुख भंडार कहाँ है? महासागरों में है, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। जीव मंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार है, तो यहाँ कहाँ हो सकता है? महासागरों यानी समुद्र में आपका हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन, चलिए दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और असत्य है? तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। कहता है देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा कनि एवं सत्य का कौन सा असत्य है? तो कहता है जल चक्र, इस प्रकार से हम जल चक्र और ऊर्जा चक्र संचालित होता है। जल चक्र और ऊर्जा से संचालित है, तो जल चक्र ऊर्जा से संचालित होता है नहीं। कहता है ये तो क्लोज हो जाएगा। कहता है कार्बन चक्र और कार्बनिक अथवा अकार्बनिक होता है। कार्बन चक्र जो होता है कार्बनिक अथवा अकार्बनिक होता है, तो हाँ हो नहीं होता है, ये कार्बनिक क्यों होता है? कहता है महासागरों में वायुमंडल की तुलना में लगभग 30 गुना से कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है। महासागरों में वायुमंडल की तुलना में लगभग 30 गुना कम होती है, तो यस। कहता है सल्फर फास्फोरस कैल्शियम पूर्णतः अवसादी होते हैं।
नहीं, ये अवसादी नहीं, तो पादप सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं। यस, करते हैं, कराता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। अतः समुदाय एवं समुदाय जैसे जीव एवं जैविक मुद्दा के नियंत्रित स्थान एवं परस्पर क्रिया करने वाले समष्टि एवं समूह को प्रभावित किया जा सकता है। जैविक पारिस्थितिक एवं तंत्र एवं सजीवों द्वारा सजीवों के भाग में प्रदर्शित करता है, एक गतिशील इकाई के की तरह कार्य करता है और जिसमें पोषी स्तर पर प्रभाव एवं पोषक चक्रण कहलाते हैं, उसे पोषण चक्र जैसे पहले वर्णित किया जा सकता है। जैविक समुदाय जिसमें से समान के दौरान एवं परिवर्तन प्रदर्शित करता है, कहता है समान किसी समुदाय एवं कुछ जीवों को अथवा प्रजातियों अथवा निवासियों को परिवर्तन या फिर उनके विस्थापन के कार्मिक प्रक्रिया सामुदायिक विकास अथवा अधिक पारंपरिक रूप में परिस्थितियों अनुक्रम इकोलॉजिकल सक्सेशंस कहलाती है। पारिस्थितिक प्रक्रिया अनुक्रम कलाक्रम व्यापक एवं विलुप्ति मास एक्सटेंशन के बाद लाखों वर्ष अथवा कुछ दशक, उदाहरण के लिए वनों को आग के बाद हो सकता है। पारिस्थितिक अनुकरण प्रकार कहता परिस्थितिक परिवर्तन काफ़ी अनुमेय एवं कर्मिक होते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम जो है काफ़ी क्या होते हैं, अनुमेय एवं कर्मिक होते हैं। जैसे पारिस्थितिक समुदाय के भीतर प्रजाति संयोजन स्पेशल कंपोजिशंस यानी समय के साथ परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि इसकी प्रजाति अधिक प्रवासी हो सकते हैं जबकि अन्य अस्तित्व क्षीण हो सकता है। जब समुदाय एवं समय के साथ विकसित होता है तो वनस्पति की बड़ी हो जाती है और समुदाय के स्थापित हो जाता है, तो अनुक्रम एवं वनस्पति के चरम अवस्था के काफ़ी स्थिर होता है। यह चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटीज कहलाता है। पारिस्थितिक अनुक्रम यानी कि पारिस्थितिक अनुक्रम जो है प्राइमरी सक्सेशन जो है प्रारंभ में जब कोई नया क्षेत्र जिसमें से कोई पारिस्थितिक समुदाय नहीं था और आदमों जंतुओं समूहन हो जाता है, भूस्खलन लाभों के कारण एवं नव उद्भव एवं शैल सतह एवं हो सकता है। अतः प्राथमिक अनुक्रम हो सकता है जहाँ पहले समुदाय का अस्तित्व में ज्वालामुखी द्वीप लावा के रूप में प्रवाह से बना स्थान का प्राथमिक अनुक्रम विकास से दर्शन के लिए उदाहरण के रूप में एक मॉडल तौर पर अनवकृत प्रवेश किया जाता है। यानी कोलोनाइजेशन कहता है प्राथमिक अनुक्रम पहले लाइकेन में प्रवेश आरंभ होता है और अनावर्ती तरीके से प्रवेश कर लेते हैं। लाइकेन सवाल देरता तलाश करते हैं और कुछ घटकों को जो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यानी कि कुछ तरह से इस प्रकार के ले सकते हैं। कहता है जिसमें से समूह एवं पारिस्थितिक समुदाय नहीं थे, पादप एवं जंतुओं को समूहन किया सकता है। भूस्खलन एवं लावा जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। सतह एवं जो है सतह हो सकता है। एक कहता है ये सब हम लोग पढ़ा अभी। कहता है खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। अपेक्षाकृत बड़े बड़े अधिक पोषक मांग करने वाले पादप झाड़ियों और वृक्षों की वनस्पति हो जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस फिगर में किस तरह से है। तो कहता है चट्टान है, चट्टान के बाद लाइकेंस मोस है, उसके बाद छोटा छोटा घास होगा, छोटी छोटी झाड़ियाँ होगा, उसके बाद ऊंची झाड़ी होगा, उसके बाद झाड़ी नुमा वृक्ष होगा, उसके बाद आपका निम्न झाड़ी वृक्ष होगा, उसके बाद ऊंची वृक्ष होगा। नहीं भी प्राकृतिक पर्यावरण का जो है इस प्रकार का संतुलन है। इस तरह से इसका ऑक्सीजन क्षेत्र भी होगा, इस तरह से बारिश भी होगा यहाँ पे। इस तरह से प्राथमिक अनुक्रम, द्वितीयक अनुक्रम एवं तृतीयक अनुक्रम में रूप में हम लोग देख सकते हैं। द्वितीयक अनुक्रम होता है, द्वितीयक अनुक्रम यानी सेकेंडरी सक्सेशन तब होता है जब क्षेत्रीय समुदाय का अत्यधिक उद्दलित हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। इसके फलस्वरूप एक नया समुदाय उस क्षेत्र को प्रवेश हो जाता है और द्वितीयक अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम अधिक सामान्य और यह अक्सर संप्रदाय आपदान के अलग अलग बार आंधी तूफान साथ में मानवीय हस्तक्षेप एवं पेड़ एवं वनों की कटाई के कारण होता है। द्वितीयक अनुक्रम मूल विशेषता प्राथमिक व अनुक्रम के समान होता है, क्योंकि मृदा पहले ही बन चुकी होती है, इसलिए उपलब्धता होती है। द्वितीयक अनुक्रम के तब होती है जब सतह पूरी तरह से अथवा व्यापक रूप में
वनस्पति एवं विहीन हो जाते हैं, तो उस प्रकार जीवित जीवों के प्रभाव पहले हो रहा है। इसमें से कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि रिज्यूम्स के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसमें से वह अनुक्रम प्रभावित करता है। कहता है पारिस्थितिक तंत्र एवं मानवीय हस्तक्षेप। कहता है जैसे कि आप जानते हैं, मनुष्य प्राकृतिक समुदायों में समुदाय को परिवर्तन कर सकता है, और कहते हैं हम अक्सर दुर्घटनावश अथवा जानबूझकर उन जटिल विविध कारकों में परिवर्तन कर दोषी होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के सूक्ष्म एवं संतुलन बनाए रखने के लिए आज पृथ्वी का लगभग 40% भाग जो है संश्लेषण, उत्पादक एवं मानवीय गतिविधियों द्वारा उपयोग अथवा प्रभावित किया जाता है। जिससे अक्सर पूर्व एवं हस्तक्षेप सुधारने के लिए हम अच्छी नीयतें को लेकिन बगैर उचित जानकारी के उपाय करते हैं के लिए पर हमारे प्रयास एवं मूलभूत जानकारी की कमी एवं त्रुटिपूर्ण अथवा असफल हो जाता है। कहता है ये दर्शाता है कि हम अभी उन पारिस्थितिक तंत्र के साथ परस्पर समन्वय के साथ रहना नहीं सीख पाए हैं। कहता है जिनका हम हिस्सा हैं। हमारी प्रौद्योगिकी हमारे वैज्ञानिक मौलिक विज्ञान एवं पर्यावरण की समझ के पीछे छोड़ दिए हैं। चूँकि हम वैज्ञानिक समुदाय की ओर से उन समस्याओं को उत्तरों एवं समाधान के लिए मुख्य हैं, पारिस्थितिक विज्ञानी उन तरीकों को परिवर्तन करने में नियंत्रित अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिनके द्वारा हम प्राकृतिक जगत एवं परस्पर क्रिया करते हैं, जिनमें से हम प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र एवं सूक्ष्म संतुलन को बिगाड़ने का परिणाम स्वरूप इसे पाते हैं होना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि हमें पारिस्थितिक एवं तंत्र को निर्मित करना चाहिए, क्षति पहुंचाने में योगदान न करें। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से इसका सारांश हो सकता है जैसे कि पर्यावरण उन सभी सजीव एवं निर्जीव घटकों का कुल योग है जो कि जीव का परिवेश बनाते हैं। क्या बनाता है दोस्तों? तो ये जीव का परिवेश बनाता है जो उसे प्रभावित करता है, एवं सजीव घटकों को, जैविक घटकों तथा निर्जीव घटकों को अजैविक घटकों कहता है। जीव मंडल, जल एवं पृथ्वी वायुमंडल वह क्षेत्र है जहाँ जीवन तंत्र पाए जाते हैं, एवं जीव मंडल के अनेक प्रमुख क्षेत्रों में विशिष्ट द्वारा पारिस्थितिक तंत्र एवं कहता है प्रमुख थलीय क्षेत्रों के बायोम कहा जाता है, जिनकी पहचान उनकी विशिष्ट वनस्पति से होती है। जीव मंडल का दूसरा भाग जलीय मंडल कहलाता है। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र की एक सरलतम इकाई है जिनमें से जीवन का निर्वाह हो सकता है। कहता है जीवन का निर्माण हो सकता है। पादप और जंतु होते हैं जो एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण एवं पारस्परिक क्रिया करते हैं और दो प्रक्रिया करते हैं, और रासायनिक तत्वों का चक्रण, ऊर्जा का प्रवाह एवं पारिस्थितिक तंत्र एवं स्वकर्णी नियंत्रण तंत्र है जो कि अपने सजीव एवं निर्जीव घटकों द्वारा दी जाने वाली पुनर्निवेशों की जानकारी पर आधारित थी। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक क्रियात्मक इकाई को माना जाता है जिनका कोई विशिष्ट अथवा सीमाएं नहीं होती। पारिस्थितिक तंत्र जैविक घटकों द्वारा भौतिक कारणों जैसे तापमान, प्रकाश, वर्षा, जल, पोषक सम्मिलित पारिस्थितिक तंत्र एवं जैविक घटकों के अथवा स्वपोषी अथवा उत्पादक के परपोषी अथवा उपभोक्ता तथा अवघटक सम्मिलित हैं। ये सभी विभिन्न पोषी स्तर के होते हैं। पोषी स्तर हम बताते हैं कि कोई भी पोषण समान स्रोत एवं समान है। कहता है तीन प्रमुख इनके प्रकार हैं। आहार श्रृंखला विभेद की जाती है। चौराही एवं परजीवी डिट्रेस आहार श्रृंखला परस्पर से जुड़ी होती है। इन श्रृंखलाओं को मिलाकर आहार जाल कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र भोजन उपभोक्ता के तरीका। पारिस्थितिक तंत्र में पोषण का नियंत्रण पुनर्चक्रण होता रहता है। वायुमंडल, मृदा शैली, थलमंडल, जलमंडल, जीवित वितरण के समय साथ साथ ये तत्व वायुमंडल, दूसरे वायुमंडल एवं जैव रासायनिक चक्रों को गति करता है। इसके कार्य एवं वर्णित प्रमुख जल चक्र एवं कार्बन चक्र, नाइट्रोजन सल्फर आयन समुदायिक तत्वों का चक्र विशेषता नाइट्रोजन सल्फर चक्र में भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम तब होता है जब विभिन्न समुदाय कम से कम एक दूसरे को व्यवस्थापित करते हैं एवं प्रत्येक समुदाय अपने के लिए आने वाले समुदाय के लिए क्या करते हैं, अनुकूल स्थिति के लिए अपने प्रतिकूल बनाने का पर्यावरण एवं परिवर्तन करती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक चरम समुदाय का स्थापित नहीं हो जाता है। कथा पारिस्थितिक अनुक्रम में प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रम सम्मिलित है। प्राथमिक अनुक्रम शुरुआत में तब होता है जब किसी नेत्र
ये क्षेत्र में जहाँ पहले कोई कोई भी पारिस्थितिक समुदाय नहीं था, वहाँ पादपों और जंतुओं के समूहन हो जाता है, जिसे अग्रणी समुदाय कहते हैं। इस प्रकार से हम कुछ देख सकते हैं। कहता है द्वितीयक अनुक्रम तब होता है जब क्षेत्र में समुदाय का अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अंत में कुछ प्रश्न। कहता है जीव मंडल का मौलिक क्रियात्मक एवं स्वनिर्मित इस क्षेत्र में विशेष निर्जीव एवं सजीव घटक एक दूसरे को साथ परस्पर क्रिया करते हैं अतः पदार्थ के विनिमय करते हैं। कहता है प्राकृतिक सतह का संग्रम क्षेत्र जिसे वायुमंडल, थलमंडल और जलमंडल शामिल है। कौन कौन सा क्षेत्र? वायुमंडल, थलमंडल, जलमंडल क्षेत्र। यहाँ पे जीव बिना बिता सकते हैं। कहता है पारिस्थितिक तंत्र निर्जीव घटना और जैसे वायु, जल, मृदा, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। कहता है किसी पारिस्थितिक तंत्र को खाए जाने की कार्बनिक प्रक्रिया जिसमें साथ ही साथ ऊर्जा का एक कोशीय स्तर भी साथ स्थानांतरित में सम्मिलित होता है। कहता है समय के साथ पारिस्थितिक तंत्र एवं समुदाय के प्रजाति एवं संरचना परिवर्तन की क्रिया जैसे कलाक्रम एवं दशकों हो जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं उपभोक्ता तक के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। उत्पादक क्या है? आहार श्रृंखला का आरंभ एवं पारिस्थितिक पिरामिड में ताले कहता है एक कोशी उपभुक्त सभी कहता है उपयुक्त सभी कहता है क्या कहता है उत्पादक सभी है। कहता है एक डिट्रिक्स उत्पादक का उदाहरण है। कहता है उत्पादक के साथ इस प्रकार से हम प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और तूफान संबंधित है। कहता है ये है द्वितीय को बताता तृतीय अनुक्रम में क्षेत्र क्षेत्र कहता है वार्षिक गतिविधि क्षेत्र में खाते हैं। कहता है कहता है क्षेत्र के शीर्ष उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते हैं। मांसभक्षी कहता है चार दो जीवों को चक्र करने के लिए उद्भुत जानकारी भीतर क्या होता है इसे निर्माण नाइट्रोजन यौगिक एवं उनके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं 2.1 को। अब 3 को हम चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अंत में। चलिए देखते हैं दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।